ये कहानी है नीम खेड़ा नाम के एक ऐसे गांव की जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा अपनी चादर ओढ़ लेता था। गांव के लोग शहर की चकाचौंध से दूर अपनी एक अलग ही दुनिया में रहते थे। लेकिन इस गांव का एक हिस्सा ऐसा था जहां परिंदे भी पर मारने से कतराते थे। वो था गांव का पुराना सब स्टेशन। अरे भाई, ये कैसा गांव है? अभी शाम के 7 भी नहीं बजे और ऐसा लग रहा है जैसे आधी रात हो गई हो। मोबाइल का नेटवर्क भी चला गया और अब ये बिजली भी गुल हो गई। समीर, जो शहर से इस गांव में बिजली की व्यवस्था सुधारने आया एक युवा इंजीनियर था, तभी उसे बाहर से कुछ लोगों की हंसने बोलने की आवाजें आईं। वो बाहर निकला। गांव का एक पीपल का पेड़ था जिसके नीचे कुछ बुजुर्ग और नौजवान बैठे थे। समीर उन लोगों के पास गया। रामू काका, ये रोज का क्या झमेला है? शाम होते ही पूरे गांव का फ्यूज उड़ जाता है क्या? मैं पिछले 3 दिनों से देख रहा हूं, जैसे ही अंधेरा होता है बिजली काट दी जाती है। आओ बेटा समीर, बैठो। शहर के लोग घड़ी देखकर चलते हैं, पर ये गांव डर की आहट सुनकर चलता है। यहाँ बिजली हम नहीं काटते, यहाँ की बिजली अपने आप बुझ जाती है। और यकीन मानो, इस अंधेरे में ही सबकी भलाई है। हाँ साहब, बिजली आएगी तो सब दिखने लगेगा जिसे कोई देखना नहीं चाहता। क्या काका, आप भी अंधविश्वासों में पड़े हैं? मैं कल सुबह ही उस पुराने पावर हाउस जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर गड़बड़ कहाँ है। हो सकता है कोई तार ढीला हो या ट्रांसफार्मर पुराना हो गया हो। समीर की बात सुनते ही वहां बैठे सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। हंसी मजाक अचानक एक डरावनी खामोशी में बदल गया। बेटा, तुम यहाँ नए हो, इसलिए तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानेंगे, पर एक बात गांठ बांध लो, उस पुराने पावर हाउस की तरफ जाने वाला रास्ता मौत का दरवाजा है। वो रास्ता उस कुएं के पास से होकर गुजरता है जहां सालों पहले एक हादसा हुआ था। वो जगह अब इंसानों की नहीं रही। वहां हवा भी रुक जाती है और परछाइयां अपने आप चलने लगती हैं। काका, मैं यहाँ काम करने आया हूँ, डरने नहीं। कल सुबह मैं वहां जाऊंगा और आप देखेंगे कि शाम को पूरा गांव रोशनी से जगमगाएगा। समीर वहां से पैर पटकता हुआ अपने क्वार्टर की तरफ चल दिया। उसे लग रहा था कि गांव वाले आलसी हैं और काम न करने के बहाने बना रहे हैं। उसने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया। बाहर हवा तेज होने लगी थी। खिड़की के पुराने शीशे खड़खड़ा रहे थे। समीर ने सोने की कोशिश की, पर उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कमरे के बाहर नंगे पैर चल रहा हो, जैसे कोई गीले पैरों से बरामदे में टहल रहा हो। समीर उठा। उसने दरवाजा खोला और बाहर झांका। वहां कोई नहीं था, सिवाय दूर जलती हुई एक अकेली मशाल के, जो गांव के आखिरी छोर पर धीरे धीरे हिल रही थी। उसे लगा शायद कोई ग्रामीण होगा। वो वापस आकर लेट गया, पर जैसे ही उसकी आंख लगी, उसे एक बहुत ही ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। साहब, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरी माँ बहुत बीमार है। समीर हड़बड़ाकर उठा। पूरा कमरा खाली था। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसने सोचा शायद ये उसका वहम है, पर तभी उसके दरवाजे पर 3 धीमी दस्तकें हुईं। समीर बिस्तर पर बैठा हुआ था। तभी दरवाजे पर फिर से वही 3 दस्तकें हुईं। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ और नजदीक थी। समीर ने कांपते हाथों से कुंडी खोली। सामने एक युवक खड़ा था। उसका चेहरा इतना सफेद था मानो उसमें खून की एक बूंद भी न बची हो। कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि ये सरकारी क्वार्टर है? साहब, माफ करना, मेरा नाम सोमेश है। मैं पास के ही खेत वाले घर से आया हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें तेज बुखार है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस बारिश में कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। साहब, मैंने सुना है आप शहर से आए हैं। आपके पास दवाइयाँ होंगी,
कृपया मेरे साथ चलिए। समीर को एक पल के लिए अजीब लगा, पर एक बेबस बेटे की पुकार सुनकर उसका दिल पसीज गया। उसे रामू काका की बातें याद आईं, पर उसने सोचा कि शायद कोई वाकई मुसीबत में है। देखो सोमेश, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो यहाँ बिजली का काम देखने आया हूँ। पर हाँ, मेरे पास प्राथमिक उपचार की किट है। तुम डरो मत, मैं लेकर आता हूँ। क्या तुम्हारा घर बहुत दूर है? नहीं साहब, बस उस पुरानी पगडंडी के पार, जहाँ वो पुराना कुआं है। हम पगडंडी से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। बस आप जल्दी चलिए साहब, वक्त बहुत कम है। समीर अंदर जाकर कुछ दवाएं अपनी जेब में डाल लीं और सोमेश के पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही वे क्वार्टर से बाहर निकले, सन्नाटा और गहरा हो गया। गांव की गलियां सुनसान थीं। सोमेश आगे आगे चल रहा था और अजीब बात यह थी, सोमेश के चलने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। समीर को अपनी भारी चप्पल की आवाज सुनाई दे रही थी, पर सोमेश जैसे हवा में तैर रहा हो। वे धीरे धीरे उस पुराने सब स्टेशन वाले रास्ते की ओर बढ़ने लगे। वो रास्ता घने पेड़ों से घिरा हुआ था। पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई विशाल हाथ उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। सोमेश, तुम लोग इस सुनसान इलाके में क्यों रहते हो? यहाँ तो बिजली के खंभे भी पुराने हैं। कल मैं इसी इलाके का मुआयना करने वाला था। साहब, हम वहाँ रहते नहीं हैं, हम वहाँ बंधे हुए हैं बरसों से। उस कुएं ने हमें कहीं जाने ही नहीं दिया। आप बस चलते रहिए, रास्ता थोड़ा कठिन है। तभी अचानक समीर को झाड़ियों में हलचल महसूस हुई। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। दूर अंधेरे में उसे दो चमकती हुई आंखें दिखाई दीं। उसे लगा कोई जानवर होगा, पर तभी उसे इंसानी फुसफुसाहट सुनाई दी। एक और शिकार, आज फिर कोई इस रास्ते पर आया है। सोमेश, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? आवाजों पर ध्यान मत दीजिए साहब, वो तो बस भटके हुए लोग हैं। हम पहुंच गए हैं। देखिए, वो रहा मेरा घर। समीर ने सामने देखा। एक पुराना घर दिखाई दे रहा था। घर के बाहर एक पुराना बिजली का खंभा टेढ़ा होकर गिरा हुआ था। समीर जैसे ही उस घर के आंगन में पहुंचा, उसे एक बहुत तेज सड़न की बदबू आई। ऐसी बदबू जैसे कोई चीज महीनों से वहां मरकर सड़ रही हो। साहब, अंदर चलिए, माँ अंदर इंतजार कर रही है। और याद रखिएगा, अंदर जो भी देखें घबराइएगा मत, वो बस हमारी मजबूरी है। समीर का मन कह रहा था कि यहां से भाग जाए, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अंदर का नजारा देखकर समीर के हाथ पैर कांप गए। कमरे के कोने में जहां मकड़ी के जालों और धूल की एक मोटी परत जमा थी, कमरे के अंदर की हवा इतनी भारी और बदबूदार थी कि समीर को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो सड़न की महक अब असहनीय हो चुकी थी। एक पुरानी लकड़ी की खाट बिछी हुई थी, जिस पर एक सफेद चादर से ढकी हुई आकृति लेटी थी। सोमेश, कहाँ हो तुम? यहाँ इतनी बदबू क्यों है? और ये तुम्हारी माँ, क्या ये सो रही हैं? कमरे में कोई जवाब नहीं आया। सोमेश, जो अभी तक समीर के ठीक बगल में खड़ा था, अब गायब हो चुका था। तभी खाट पर लेटी हुई उस आकृति में हलचल हुई। चादर धीरे धीरे नीचे खिसकी और एक अत्यंत बूढ़ी औरत का चेहरा सामने आया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखें धसी हुई थीं और रंगत बिल्कुल राख जैसी थी। उसने अपनी सूखी और पीली आंखें खोलीं और सीधे समीर की ओर देखा। आ गए बेटा? सोमेश कह रहा था कि शहर से कोई नया साहब आया है जो गांव का अंधेरा दूर करेगा। क्या तुम मेरा अंधेरा भी दूर कर दोगे? समीर के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसके नाखून काले और लंबे थे और उसकी खाल हड्डियों से ऐसे चिपकी थी जैसे वो कोई कंकाल हो। जी माँ जी, सोमेश ने कहा कि आपकी तबीयत खराब है। उसे बुलाइए, मैं दवाइयाँ लाया हूँ। दवाई? अब दवाइयों का वक्त गुजर चुका है बेटा। अब तो सिर्फ हिसाब का वक्त है। देखो बाहर उस खंबे को। वो खंबा आज भी प्यासा है। बाहर वही टूटा हुआ खंभा जो सोमेश के घर के बाहर गिरा था, अब अजीब तरह से चमक रहा था। अचानक कमरे की दीवार पर सोमेश की परछाई दिखाई दी।
पर सोमेश वहां खुद मौजूद नहीं था। साहब, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको यहाँ क्यों लाया। ये कोई घर नहीं है, ये एक जेल है। 2 साल पहले जब ये खंभा गिरा था, तब गांव के लोग तमाशा देख रहे थे। किसी ने बिजली काटने की कोशिश नहीं की। मैं यहाँ तड़पता रहा। मेरी माँ मुझे बचाने आई और वो भी इसी नीली बिजली की चपेट में आ गई। तो तुम लोग मर चुके हो। सोमेश, मुझे जाने दो। मेरा इसमें क्या कसूर है? मैं तो बस तुम्हारी मदद करने आया था। कसूर आपका नहीं है साहब, कसूर उस सिस्टम का है जिसने हमें भुला दिया। पर आज रात वो खंबा फिर से जिंदा होगा। उसे एक बलि चाहिए ताकि गांव की बिजली हमेशा के लिए लौट सके। मेरी मां को मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई इस खंभे को अपने हाथों से छुएगा और सारा करंट अपने अंदर सोख लेगा। समीर समझ गया कि सोमेश उसे बचाने नहीं बल्कि एक रूहानी सौदे के लिए यहां लाया है। वो बूढ़ी औरत अब समीर के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। उसके मुंह से निकलने वाली ठंडी भाप समीर के चेहरे को छू रही थी। डरो मत बेटा, बस एक बार उस तार को पकड़ लो, सब ठीक हो जाएगा। सारा गांव रोशनी से नहा उठेगा। क्या तुम एक नेक काम नहीं करोगे? तभी अचानक समीर को ऐसा लगा जैसे वो किसी घर में नहीं बल्कि किसी कब्र के अंदर खड़ा है। उसने अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से भगवान का नाम जपने लगा। नहीं, ये झूठ है। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। मुझे छोड़ दो। जैसे ही समीर ने अपनी आंखें खोलीं, उसने देखा कि सुमेश और उसकी मां उसके सामने खड़े होकर उसे घूर रहे थे। उनकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थीं। तभी बाहर से एक जोरदार बिजली कड़की और पूरे घर में एक नीली रोशनी फैल गई। समीर ने देखा कि सोमेश का हाथ उसकी गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। समीर की सांसें धौंकने की तरह चल रही थीं। वो कमरे के एक कोने में दुबक गया था। सोमेश का हाथ, जो किसी ठंडी बर्फ की सिल्ली जैसा था, समीर की गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। कमरे की हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि समीर के मुंह से निकलने वाली भाप उसे साफ दिखाई दे रही थी। वो बूढ़ी औरत खाट पर बैठी बैठी अब किसी बेसुरी आवाज में रोने लगी थी, पर वो रोना दुख का नहीं बल्कि एक भूख का था। सोमेश, रुक जाओ। तुमने कहा था कि तुम अपनी माँ के लिए मदद चाहते हो। क्या किसी बेगुनाह की जान लेना ही तुम्हारी मदद है? अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम में और उन गांव वालों में क्या फर्क रह जाएगा जिन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की थी? समीर की बात सुनकर सुमेश का हाथ एक पल के लिए हवा में ही रुक गया। उसकी काली आंखों में एक पल के लिए दर्द की चमक दिखाई दी, पर अगले ही पल वो फिर से पत्थर जैसी कठोर हो गईं। घर की दीवारों से अब गीली मिट्टी झड़ने लगी थी और खिड़कियों के बाहर वही नीली बिजली अब और तेज कड़क रही थी। साहब, यहाँ कोई बेगुनाह नहीं है। खामोश रहना भी एक जुर्म है। जब मेरा दम घुट रहा था, तब सब अपने घरों में दिए जलाकर बैठे थे। आज तुम्हें उस बिजली को महसूस करना होगा जिसने हमारे सपनों को जलाकर राख कर दिया। अचानक घर का दरवाजा, जो अभी तक पत्थर की तरह जमा हुआ था, खुद ब खुद जोरदार आवाज के साथ खुल गया। बाहर के तूफान में घर के अंदर की धूल को एक चक्रवात की तरह घुमा दिया। समीर ने मौका देखा और बिना सोचे समझे सोमेश के बगल से बाहर की ओर भागा। मुझे भागना होगा, यहां से दूर, गांव की तरफ। अगर मैं उस कुएं के पास पहुंच गया तो शायद गांव वाले मुझे देख लें। समीर बारिश और कीचड़ में फिसलते हुए भाग रहा था। पीछे से उसे सोमेश की डरावनी हंसी और उस बूढ़ी औरत के चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो पगडंडी अब किसी भूल भुलैया जैसी लग रही थी। समीर जितनी तेज भागता, उसे ऐसा लगता कि वो वापस उसी पुराने घर के सामने आ गया है। तभी भागते भागते वो उस पुराने कुएं के पास पहुंचा, जिसे गांव वाले यम का द्वार कहते थे। कुआं गहरा और काला था और उसके चारों ओर वही पुराने बिजली के तार लिपटे हुए थे। समीर रुक गया। कुएं के अंदर से पानी नहीं बल्कि काले धुएं जैसा कुछ उबल रहा था। समीर, रुको मत,
हमारे पास आओ, यहाँ बहुत शांति है। यहाँ कोई बिजली नहीं, कोई अंधेरा नहीं। कुएं से आती उन शैतानी आवाजों ने समीर के दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। उसका शरीर सुन पड़ गया था और कुएं से निकलता काला धुआं जैसे उसके पैरों से लिपटकर उसे अपनी ओर खींच रहा था। शांति। हाँ, मुझे बस थोड़ी देर सोना है। मैं बहुत थक गया हूं। कोई आवाज नहीं, कोई अंधेरा नहीं। पीछे खड़े सोमेश और उसकी मां के चेहरों पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। समीर ने अपनी आंखें बंद की और एक कदम आगे बढ़ा दिया। पलक झपकते ही वो उस अथाह और अंधेरे कुएं में समा गया। एक भारी छपाक की आवाज गूंजी और फिर सब शांत हो गया। बाहर खंबे पर कड़कती नीली बिजली अचानक बुझ गई। अगली सुबह नीमखेड़ा गांव में सूरज तो निकला, लेकिन उसकी रोशनी में गर्माहट नहीं थी। रात का तूफान थम चुका था। गांव वालों को पता चल चुका था कि शहर से आया इंजीनियर रात भर अपने कमरे में नहीं था। उसका दरवाजा खुला पड़ा था। अनहोनी की आशंका से रामू काका और गांव के कुछ लोग डरते डरते उस पुरानी पगडंडी की तरफ गए। हर किसी के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। कुएं के पास पहुंचते ही उनके कदम ठिठक गए। वहां जमीन पर कीचड़ में सनी हुई समीर की चप्पलें और प्राथमिक उपचार की किट पड़ी थी। कुएं के अंदर से एक अजीब सी सड़ांध आ रही थी। मैंने कहा था, मैंने उस लड़के को समझाया था कि वो मौत का दरवाजा है। इस कुएं ने, इस गांव के अंधेरे ने एक और बलि ले ली। कुछ ही घंटों में ये मनहूस खबर जंगल में लगी आग की तरह पूरे नीमखेड़ा गांव में फैल गई। शहर से आया वो होनहार नौजवान जो गांव को रोशन करने का दावा कर रहा था, खुद हमेशा के लिए उस अंधेरे का हिस्सा बन चुका था। उस दिन के बाद नीमखेड़ा गांव में किसी ने भी शाम ढलने के बाद अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। और गांव वाले कहते हैं कि अब उस सुनसान पगडंडी पर 2 नहीं बल्कि 3 परछाइयां घूमती हैं, एक नए शिकार की तलाश में। एक और शिकार। एक छोटे से गांव में रमेश और उसका बेटा मोहन रहते थे। दोनों रोज सुबह जल्दी उठकर परांठे का ठेला लगाते थे। पिताजी, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। क्या आज कोई ग्राहक आएगा? बेटा, मेहनत करने वाला इंसान कभी हालात से नहीं डरता। चलो ठेला तैयार करते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों अपने काम में लग जाते हैं और ठेला तैयार करने के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर कुछ समय बाद वे दोनों भीगते भीगते बाजार पहुंच जाते हैं। पूरा इलाका सुनसान पड़ा था। तभी मोहन अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, आज तो पूरा बाजार सुनसान लग रहा है। यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे नहीं लगता कि आज हमारे ठेले पर कोई ग्राहक आएगा। अपने बेटे की बात सुनकर रमेश मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं बेटा, अगर एक भी ग्राहक आएगा तो उसे प्यार से गरम गरम पराठे खिलाएंगे। जी पिताजी। फिर वे दोनों ग्राहकों का इंतजार करने लगते हैं। उसी गांव के दूसरे कोने में सुरेश का भी पराठों का ठेला लगा हुआ था। उसके ठेले पर 3-4 ग्राहकों की लाइन लगी हुई थी, लेकिन सुरेश हमेशा अपने ग्राहकों से गुस्से में बात करता था और उनका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता था। अरे भाई, इतनी देर से बारिश में खड़ा हूँ, जल्दी से एक प्लेट पराठे लगा दो, नहीं तो मैं पूरा भीग जाऊंगा। अरे पराठा गर्म हो रहा है, इसमें समय लगता है। खाना है तो चुपचाप इंतजार करो, वरना यहाँ से निकल जाओ और दोबारा कभी मेरे ठेले पर मत आना। सुरेश हमेशा लोगों से इसी तरह रूखे और गुस्से से बात करता था। उसकी बातें सुनकर बेचारे ग्राहक उदास हो जाते और बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते। वहीं दूसरी तरफ रमेश के ठेले पर ग्राहकों का नामो निशान तक नहीं था। ये देखकर रमेश और मोहन दोनों मन ही मन बहुत उदास थे। पिताजी, अब तो दोपहर हो गई है, लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप मेरी कॉलेज की फीस कहाँ से भर पाएंगे? हाँ बेटा, मैं समझता हूँ, लेकिन तुम भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। वे दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ से एक गरीब भिखारी गुजर रहा होता है। उसकी नजर रमेश के ठेले पर पड़ती है। वो धीरे धीरे रमेश के पास आता है और कहता है, अरे भैया जी, मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है,
मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अब ये भूख मुझसे और सहन नहीं हो रही। अगर आप मुझे कुछ खाने को दे सकें तो कृपा होगी। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अच्छा भाई, 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए कुछ करता हूँ। उस बेचारे गरीब की बात और उसकी हालत देखकर रमेश का दिल पिघल जाता है। वो बिना एक पल की देर किए उसके लिए गर्मा गर्म पराठों की एक प्लेट तैयार कर देता है और प्यार से उसके हाथ में दे देता है। जैसे ही वो पहला निवाला खाता है, वो हैरान रह जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि पराठे इतने स्वादिष्ट भी हो सकते हैं। उसने अपनी जिंदगी में आज तक इतने लजीज पराठे कभी नहीं खाए थे। वो जल्दी जल्दी पूरी प्लेट खत्म कर देता है और फिर भावुक होकर कहता है, भैया जी, मैंने अपने पूरे जीवन में आज तक इतने स्वादिष्ट पराठे कभी नहीं खाए। मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको खूब तरक्की दे और हमेशा खुश रखे। धन्यवाद भाई साहब। फिर वो भिखारी खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। उसे संतुष्ट देखकर रमेश और मोहन के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है। पिताजी, गरीबों की मदद करके जो सुकून मिलता है उसका मजा ही कुछ और है। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें हमेशा जरूरतमंद और गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। देखना, एक दिन भगवान हमारी भी जरूर सुनेंगे। रात को जब मोहन अपने घर पहुंचता है, तब वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, गरीबों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे हमारा घर तो नहीं चलेगा। हमें कुछ और भी करना पड़ेगा, वरना घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपने बेटे की बात सुनकर रमेश कुछ पल सोचता है, फिर शांत स्वर में कहता है, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसे तो हमारा घर का खर्च नहीं चल पाएगा। हमें जल्द ही कुछ ना कुछ करना होगा। खैर, अब काफी रात हो गई है, बाकी बातें कल करेंगे। अभी तुम सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठकर ठेला भी तो लगाना है। जी पिताजी, जैसा आप कहें। शुभ रात्रि। ऐसा कहकर वे दोनों सो जाते हैं और रात गुजरने लगती है। अगली सुबह के साथ ही रमेश और उसका बेटा उठ जाते हैं। दोनों रोज की तरह अपना ठेला लेकर गांव के मुख्य रास्ते पर पहुंचते हैं और उसे अच्छी तरह सजा देते हैं। तवे पर गर्मा गर्म पराठे बनने की तैयारी शुरू हो जाती है। सब कुछ तैयार होने के बाद दोनों ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर में वहाँ से 2 राहगीर गुजर रहे होते हैं। तभी उनकी नजर रमेश के ठेले पर पड़ती है। ताजा बने गर्मा गर्म पराठों की खुशबू उन्हें अपनी ओर खींच लेती है। दोनों मुस्कुराते हुए ठेले के पास आते हैं और कहते हैं, अरे भाई, तुम्हारे पराठों की खुशबू तो बहुत ही लाजवाब आ रही है। जरा हमें भी अपने गर्मा गर्म पराठे चखाओ। हम भी तो देखें कि तुम्हारे पराठों का स्वाद कैसा है। जी भैया, बस 2 मिनट रुकिए। मैं अभी आप दोनों के लिए गर्मा गर्म पराठों की 2 प्लेट तैयार करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरे पराठों का स्वाद बहुत पसंद आएगा। ये कहकर रमेश तुरंत काम में लग जाता है। वो तवे पर गर्मा गर्म पराठे बड़े प्यार और मेहनत से सेकता है। कुछ ही देर में वो पराठों की 2 स्वादिष्ट प्लेटें तैयार करता है और मुस्कुराते हुए उन्हें उन दोनों ग्राहकों के सामने परोस देता है। जैसे ही दोनों ग्राहक रमेश के हाथों से बने गर्मा गर्म पराठों का पहला निवाला खाते हैं, उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगती है। पराठों का स्वाद उन्हें इतना पसंद आता है कि वे कुछ ही देर में पूरी प्लेट चट कर देते हैं। स्वाद से प्रभावित होकर वे मुस्कुराते हुए रमेश से कहते हैं, अरे भाई, तुम्हारे पराठे तो सुरेश के पराठों से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। उसके यहाँ न तो पराठों में स्वाद होता है और ऊपर से उसका व्यवहार भी ठीक नहीं है। लेकिन अब नहीं, आज के बाद हम पराठे खाने के लिए हमेशा तुम्हारे ही ठेले पर आया करेंगे। हाँ भाई, अब से तुम रोज यहीं अपना ठेला लगाया करो। चाहे तुम्हारे पास कोई ग्राहक आए या ना आए, लेकिन हम दोनों हर रोज शाम को यहीं आकर तुम्हारे हाथों के स्वादिष्ट पराठे जरूर खाएंगे। जी भैया, जरूर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कल फिर आइएगा। मैं आपके लिए गर्मा गर्म और स्वादिष्ट पराठे तैयार रखूंगा। इतना कहकर दोनों ग्राहक खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। उनके चेहरे पर पराठों के स्वाद की खुशी साफ झलक रही होती है। रमेश और उसका बेटा भी उन्हें जाते हुए देखकर मुस्कुरा देते हैं और नए ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगते हैं। देखते ही देखते समय बीत जाता है।
और कुछ ही देर में शाम हो जाती है। इधर रमेश के ठेले पर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ लग चुकी थी। गांव के लोग एक एक करके उसके ठेले पर आ रहे थे और उसके हाथों से बने गर्मा गर्म स्वादिष्ट पराठों का आनंद ले रहे थे। हर ग्राहक स्वाद की तारीफ करते हुए मुस्कुरा कर जा रहा था। ये सब देखकर रमेश के चेहरे पर भी खुशी साफ झलक रही थी। उसके मन में उम्मीद की एक नई किरण जाग चुकी थी। वहीं उसके बगल में खड़ा मोहन भी ये सब देखकर बहुत खुश था। उसे अपने पिता की मेहनत रंग लाती हुई दिखाई दे रही थी। उधर दूसरी ओर सुरेश के ठेले का नजारा बिल्कुल अलग था। सुबह से उसके ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आया था। उसका ठेला पूरी तरह सूना पड़ा था और वो मायूस होकर एक कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। रमेश के ठेले पर लगी भीड़ देखकर उसके मन में बेचैनी बढ़ने लगी। वो मन ही मन सोचने लगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा धंधा तो पूरी तरह चौपट हो जाएगा। आखिर ऐसा क्या हो गया कि सभी ग्राहक रमेश के ठेले पर जाने लगे। अब मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। ये सोचकर सुरेश गहरी चिंता में डूब जाता है। वो चुपचाप खड़ा दूर से रमेश के ठेले पर लगी भीड़ को देखता रहता है और अपने मन में कोई नया उपाय सोचने लगता है। कुछ देर तक गहरी सोच में डूबे रहने के बाद अचानक सुरेश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। जैसे ही उसके मन में एक नया विचार आता है, वो धीरे से खुद से कहता है, यही तरीका ठीक रहेगा। अब मैं इसी योजना पर काम करूंगा। देखते हैं रमेश के ठेले पर ग्राहक कब तक आते हैं। जल्द ही मैं उसके सभी ग्राहकों को अपनी ओर खींच लूंगा। रात धीरे धीरे गांव पर उतर रही थी। रमेश अपने छोटे से मिट्टी के घर के अंदर बेचैनी से टहल रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसके सामने बिस्तर पर उसका 8 साल का बेटा चिराग लेटा था। बच्चे का चेहरा लाल था और शरीर बुखार से तप रहा था। उसकी पत्नी सीमा बार बार गीले कपड़े से बच्चे का माथा पोंछ रही थी। सीमा की आंखों में डर था। रमेश, इसका बुखार लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर अभी दवा नहीं मिली तो हालत और खराब हो सकती है। हमें कुछ करना होगा। रमेश ने बच्चे का माथा छुआ। उसका हाथ तुरंत पीछे हट गया। बुखार सच में बहुत तेज था। गांव की दुकान बंद हो चुकी होगी, लेकिन मैं शहर वाले रास्ते की मेडिकल दुकान तक जाता हूँ। शायद वह अभी खुली मिले। सीमा ने घबराकर दरवाजे की ओर देखा। बाहर घना अंधेरा था। इतनी रात को अकेले मत जाओ। आज अमावस्या है और खेतों के बीच का रास्ता बिल्कुल सुनसान रहता है। रमेश ने धीरे से टॉर्च उठाई। बेटे की जान से बड़ा डर कोई नहीं होता। मैं जल्दी जाऊंगा और जल्दी लौट आऊंगा। उसने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। चिराग बुखार में बुदबुदाया। पापा, मुझे ठंड लग रही है, जल्दी आना। रमेश का दिल भारी हो गया। वह दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। गांव की कच्ची सड़क अंधेरे में डूबी हुई थी। आसमान में चांद नहीं था। केवल दूर दूर कहीं बादलों के पीछे हल्की बिजली चमक रही थी। चारों तरफ खेत थे। हवा में मिट्टी की गंध और कहीं कहीं सड़े पत्तों की बू भी थी। वह तेज कदमों से चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह गांव से दूर होता गया, सन्नाटा और गहरा होता गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे सड़क किनारे एक परछाई दिखाई दी। एक बूढ़ा आदमी पत्थर पर बैठा था। उसकी लंबी दाढ़ी थी और हाथ में लकड़ी की छड़ी। रमेश थोड़ा रुका। बाबा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? रास्ता बिल्कुल सुनसान है। आपको डर नहीं लगता? बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें अजीब चमक रही थीं। डर उन लोगों को लगता है जो रास्ते को नहीं जानते। मैं यहाँ सालों से बैठा हूँ और रात की आवाजें पहचानता हूँ। रमेश ने जल्दी से कहा, मेरा बेटा बहुत बीमार है। मैं दवा लेने जा रहा हूँ, इसलिए जल्दी में हूँ। बूढ़े ने कुछ पल उसे ध्यान से देखा, फिर धीरे कहा, अगर रास्ते में कोई तुम्हें नाम लेकर बुलाए तो पीछे मत देखना, चाहे आवाज कितनी भी जानी पहचानी क्यों न लगे। रमेश को यह बात अजीब लगी। कोई मेरा नाम क्यों बुलाएगा? यहाँ तो आसपास कोई रहता भी नहीं। रात में सब कुछ वही नहीं होता जो दिखता है। कभी कभी आवाजें इंसानों की नहीं होती। रमेश के पास रुकने का समय नहीं था। वह आगे बढ़ गया।
कुछ देर बाद रास्ता खेतों से निकलकर जंगल के किनारे पहुंच गया। यह वही छोटा रास्ता था जिससे शहर जल्दी पहुंच सकते थे, लेकिन रात में यहां से गुजरना आसान नहीं था। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक पीछे से हल्की आवाज आई, रमेश। रमेश रुक गया। पीछे अंधेरा। आवाज बिल्कुल उसकी पत्नी सीमा जैसी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसे बूढ़े की बात याद आई। पीछे मत देखना। रमेश ने कदम तेज कर दिए। कुछ सेकंड बाद फिर आवाज आई, इस बार थोड़ा जोर से, रमेश रुक जाओ। अब आवाज उसके बेटे चिराग जैसी थी। रमेश का दिल टूटने लगा। उसने दांत भींच लिए। वह आगे चलता रहा, लेकिन पीछे से कदमों की आहट आने लगी। टक टक टक, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। अचानक आवाज फिर आई, पापा। यह बिल्कुल चिराग की आवाज थी, इतनी साफ कि रमेश का दिल कांप गया। उसने लगभग पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। अगर मैंने पीछे देखा और ये सच नहीं हुआ तो मैं समय बर्बाद कर दूंगा। मुझे बस दवा लेकर वापस जाना है। वह तेज चलने लगा। करीब आधे घंटे बाद वह शहर की छोटी मेडिकल दुकान तक पहुंच गया। दुकान में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। दुकानदार बूढ़ा आदमी था। इतनी रात को कौन आया है? इस समय लोग आमतौर पर घरों से बाहर नहीं निकलते। रमेश ने जल्दी जल्दी सारी बात बताई। दुकानदार ने दवा दी, फिर गंभीर होकर बोला, वापस जाते समय जल्दी जाना। इस रास्ते पर कई लोग रात में आवाजें सुनने की शिकायत करते हैं। रमेश ने सिर हिलाया। वह तुरंत वापस चल पड़ा। अब रात और गहरी हो चुकी थी। जंगल पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। हवा अचानक बंद हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि रमेश को अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। फिर अचानक पीछे से आवाज आई, रमेश। इस बार आवाज बहुत पास से आई, जैसे कोई उसके कंधे के पीछे खड़ा हो। रमेश का गला सूख गया, लेकिन उसने पीछे नहीं देखा। लेकिन रात का रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। जंगल के पेड़ हवा के बिना भी हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज उनके बीच से गुजर रही हो। फिर अचानक पीछे से वही आवाज आई, रमेश। इस बार आवाज बहुत पास थी, इतनी पास कि जैसे किसी ने उसके कान के बिल्कुल पीछे खड़े होकर फुसफुसाया हो। बस थोड़ा और, बस गांव तक पहुंच जाऊं, फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे पीछे नहीं देखना, चाहे कुछ भी सुनाई दे। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, पीछे से आने वाली आहट भी तेज होती जा रही थी। टक टक टक, जैसे कोई नंगे पैर मिट्टी पर उसके पीछे चल रहा हो। कुछ कदम बाद अचानक आवाज बदल गई। अब वह सीमा की आवाज थी। रमेश रुक जाओ, चिराग की हालत और खराब हो गई है। जल्दी पीछे आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दांत भींच लिए। ये सच नहीं हो सकता। सीमा घर पर है और चिराग मेरे इंतजार में होगा। ये सब सिर्फ धोखा है। लेकिन आवाज फिर आई, इस बार रोने की आवाज के साथ, रमेश मुझे छोड़कर मत जाओ। रमेश की आंखें भर आईं। उसने कदम रोकने ही वाले थे, लेकिन उसी समय उसे सड़क किनारे बैठे बूढ़े आदमी की चेतावनी याद आई। अगर कोई नाम लेकर बुलाए, पीछे मत देखना। रमेश ने खुद को संभाला और तेज चलने लगा। जंगल का वह हिस्सा सबसे डरावना था, जहां पेड़ इतने घने थे कि आसमान बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। टॉर्च की रोशनी बस कुछ कदम तक ही जाती थी। अचानक हवा ठंडी हो गई, जैसे किसी ने उसके चारों तरफ बर्फीली सांस छोड़ दी हो। फिर आवाज आई, इस बार बिल्कुल अलग, भारी और धीमी। रमेश, तुमने मेरी बात नहीं मानी। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। यह आवाज न सीमा की थी, न चिराग की। यह किसी और की थी। वह रुक गया, लेकिन उसने फिर भी पीछे नहीं देखा। तुम जो भी हो, मुझे जाने दो। मेरा बच्चा बीमार है और मैं उसके लिए दवा लेकर जा रहा हूं। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर वही भारी आवाज आई, तुम्हारा बच्चा अब ठीक है, क्योंकि मैं उसे दवा दे चुका हूं। अब तुम्हें बस एक बार पीछे मुड़कर देखना है। रमेश का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने धीरे से कहा, यह झूठ है।
मेरा बेटा घर पर है और दवा मेरे हाथ में है। रास्ता अब गांव के पास पहुंच रहा था। दूर कुछ घरों की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। रमेश को उम्मीद की झलक मिली, लेकिन तभी पीछे से कदमों की आवाज दौड़ने लगी। टक टक टक, जैसे कोई तेजी से उसकी तरफ आ रहा हो। फिर अचानक उसके बेटे की आवाज आई, पापा। इस बार आवाज इतनी कमजोर थी कि जैसे कोई दर्द में हो। पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। आप पीछे क्यों नहीं देख रहे? मैं गिर गया हूँ। रमेश के कदम रुक गए। उसका दिल टूटने लगा। वह कुछ पल तक खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर सच में मेरा बेटा पीछे है तो मैं कैसे उसे अकेला छोड़ सकता हूँ? उसने धीरे धीरे सांस ली और पीछे मुड़ गया। जैसे ही रमेश ने पीछे देखा, टॉर्च की रोशनी एक चेहरे पर पड़ी, लेकिन वह चेहरा इंसान का नहीं था। वह एक काली परछाई थी। तुमने आखिरकार पीछे देख ही लिया। अब रास्ता खत्म हो गया है। रमेश डर से पीछे हट गया। उसके हाथ से दवा की बोतल गिर गई। टॉर्च जमीन पर लुढ़क गई। अचानक चारों तरफ अंधेरा फैल गया और वह परछाई धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। सुबह जब गांव वाले खेतों की तरफ जा रहे थे, उन्हें सड़क किनारे कुछ पड़ा दिखाई दिया। वह रमेश की टॉर्च थी और उसके पास दवा की टूटी हुई शीशी। लेकिन रमेश कहीं नहीं था। लोगों ने पूरे जंगल में खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसी समय रमेश के घर में एक अजीब घटना हुई। चिराग सुबह उठकर बैठ गया। उसका बुखार पूरी तरह उतर चुका था। सीमा ने हैरानी से पूछा, चिराग, तुम्हें दवा किसने दी? तुम्हारे पापा अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। पापा रात में आए थे। उन्होंने मुझे दवा दी और कहा कि अब मुझे डरने की जरूरत नहीं। सीमा के हाथ से गिलास गिर गया, क्योंकि उस रात रमेश कभी घर वापस नहीं आया था। तुम लोगों ने पुराने कुएं का नाम तो सुना है, लेकिन क्या तुम में से किसी ने उसकी रात वाली आवाजें कभी सच में सुनी हैं? नंदू हंसने की कोशिश करता हुआ बोला, काका, रात में हर चीज डरावनी लगती है। हवा भी चले तो लोग भूत समझ लेते हैं। गंगाराम काका की आंखें हल्की सिकुड़ गईं। उन्होंने धीरे धीरे चाय का घूंट लिया। हवा और आवाज में फर्क होता है नंदू। हवा पेड़ हिलाती है, लेकिन वह आवाज नाम लेकर बुलाती है। रघु चाय बनाते बनाते रुक गया। फिर वही कुएं वाली बात। काका, आपने आज तक पूरी कहानी किसी को नहीं सुनाई। गंगाराम काका की नजर दुकान के बाहर अंधेरे में चली गई, जैसे उन्हें वहां कुछ दिख गया हो। फिर उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्योंकि कुछ कहानियां सुनाने से लौट आती हैं, लेकिन आज शायद कहना जरूरी है, बहुत जरूरी। यह सुनते ही बेंच पर बैठे बाकी लोग भी चुप हो गए। चाय की दुकान के बाहर हवा का एक तेज झोंका आया। आज से 10 साल पहले की बात है, जब गांव के बाहर वाले खेत अभी इतने घने नहीं हुए थे और पुराने पीपल के पीछे वाला कुआं रोज इस्तेमाल होता था। वह कुआं गांव के किनारे पर था, पत्थरों से बना, गोल, गहरा। दिन में साधारण लगता था, पर शाम ढलते ही उसके आसपास की हवा बदल जाती थी। गांव की औरतें सूरज छिपने से पहले ही वहां से पानी भरकर लौट आती थी, क्योंकि एक बात बहुत पुरानी थी, सूरज डूबने के बाद उस कुएं के पास मत जाना। पर उस समय गांव में एक लड़का था, रवि। शहर से पढ़ाई करके आया था, समझदार था, तेज था और गांव वालों की भूत प्रेत वाली बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। रवि का छोटा भाई मोहन बार बार उसे समझाता, भैया, सब लोग मना करते हैं, शाम के बाद कुएं के पास मत जाना, वहां से रोने की आवाज आती है। रवि मुस्कुरा कर कहता, गांव वाले हर पुरानी चीज में भूत ढूंढ लेते हैं, कुआं है, कोई जादू का दरवाजा नहीं। रवि की माँ सरस्वती भी उसे टोकती थी, बेटा, बहादुरी ठीक है, लेकिन हर बात को हंसी में उड़ा देना ठीक नहीं। कुछ जगहों से दूर रहना ही अच्छा होता है। रवि सम्मान से सिर हिलाता, पर मन ही मन सोचता, डर सिर्फ दिमाग में होता है। एक शाम गांव में अचानक पानी की बहुत जरूरत पड़ गई। रवि के घर मेहमान आए हुए थे, घड़े खाली हो चुके थे, आसमान में बादल थे और शाम जल्दी उतर आई थी। सरस्वती ने मोहन से कहा, जल्दी से कुएं से पानी भर ला, लेकिन अगर अंधेरा हो गया हो तो मत जाना। मोहन घबराया। मैं नहीं जाऊंगा अम्मा, वहां अंधेरा हो गया है।
रवि वहीं बैठा था। वह उठ खड़ा हुआ। ठीक है, मैं जाता हूँ। 2 घड़े पानी भरकर अभी ले आता हूँ। सरस्वती का चेहरा उतर गया। रवि, मत जा, पड़ोस से मांग लेंगे। रात में उस कुएं के पास जाने की जरूरत नहीं। लेकिन रवि हंसा। अम्मा, मैं बच्चा नहीं हूं, अभी आया। उसने रस्सी और बाल्टी उठाई और अकेला कुएं की तरफ चल पड़ा। कुएं का रास्ता खेतों के बीच से होकर जाता था। दोनों तरफ ऊंची फसलें थीं। शाम का अंधेरा तेजी से उतर रहा था। कभी कभी झींगुरों की आवाज आती, दूर कहीं उल्लू बोलता। रवि तेज कदमों से चल रहा था। उसके मन में डर नहीं था, पर जैसे जैसे वह कुएं के पास पहुंचता गया, हवा ठंडी होती गई। अचानक उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है। सूखी पत्तियों पर दबे कदमों की बहुत धीमी आवाज। सर, सर। रवि रुका, पीछे देखा, कोई नहीं। वह फिर आगे बढ़ा। कुछ कदम बाद उसे बहुत धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई औरत रो रही हो। रवि ने भौहें सिकोड़ ली। शायद हवा है या कहीं कोई जानवर फंस गया होगा। लेकिन जैसे जैसे वह कुएं के करीब पहुंचा, आवाज साफ होती गई। वह रोना नहीं था, वह किसी के घुटी हुई सांसों के बीच निकली करुण आवाज थी, जैसे कोई गहरे अंधेरे में फंसा हुआ हो। कुआं सामने था, काले पत्थरों से बना गोल घेरा, काई जमी हुई थी। आसपास कोई नहीं था, लेकिन उस जगह की खामोशी असामान्य थी। रवि ने घड़ा रखा, रस्सी खोली, बाल्टी कुएं में डालने ही वाला था कि उसे आवाज सुनाई दी। पानी, थोड़ा पानी। रवि का हाथ रुक गया। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। फिर वही आवाज आई, इस बार कुएं के अंदर से। पानी, मुझे बहुत प्यास लगी है। रवि के शरीर में हल्की सिहरन दौड़ गई। उसने कुएं के अंदर झांका। नीचे सिर्फ अंधेरा था, बहुत गहरा अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक नीचे कहीं से 2 सफेद सी चमकती आंखें दिखाई दी। रवि तुरंत पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ सेकंड तक वह खामोश खड़ा रहा। फिर उसने खुद को समझाया, शायद कोई जानवर गिर गया है या पानी में चांद की रोशनी पड़ रही है। लेकिन आज अमावस्या थी, आसमान में चांद था ही नहीं। रवि ने यह बात सोची और पहली बार उसके मन में डर की बहुत पतली रेखा उभरी। रवि ने हिम्मत करके फिर कुएं में झांका। इस बार अंधेरे के भीतर से धीरे धीरे एक चेहरा ऊपर आता दिखाई दिया। बहुत सफेद, भीगे बाल, काली धनसी हुई आंखें और होठों पर ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द भी था और डर भी। रवि का गला सूख गया। वह पीछे हट गया। भागो मत, बस एक लोटा पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है, बहुत सालों से। रवि के हाथ कांपने लगे। तू कौन है? जब जिंदा थी तब किसी ने नाम नहीं पूछा। अब मर गई हूं तो सब जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं। रवि के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। अब उसे यकीन हो गया। वह घड़ा वहीं छोड़कर भागा। रास्ता वहीं था, लेकिन अब हर चीज बदल गई थी। खेतों की सरसराहट तेज लग रही थी। अंधेरा गहरा हो चुका था। रवि को बार बार महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे दौड़ रहा है। एक बार उसे साफ सुनाई दिया, रवि रुक जाओ। यह आवाज उसकी मां जैसी थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह भागता हुआ घर पहुंचा। सांसें तेज थीं, चेहरा पसीने से भीगा था। सरस्वती उसे देखकर घबरा गई। क्या हुआ? तू पानी कहाँ छोड़ आया? और तेरी हालत ऐसी क्यों है? रवि कुछ सेकंड बोल ही नहीं पाया। फिर कांपती आवाज में बोला, अम्मा, कुएं में कोई है, कोई औरत। उसने मुझसे पानी मांगा, उसने मेरा नाम भी लिया। घर के अंदर सन्नाटा छा गया। मोहन डर से मां के पीछे छिप गया। सरस्वती के चेहरे से खून उतर गया। उस रात खाना नहीं बना। घर में कोई चैन से नहीं बैठा। देर रात रवि के पिता हरिदास लौटे। उन्हें सारी बात बताई गई। हरिदास कुछ देर तक चुप रहे, फिर बहुत धीमे बोले, मैंने सोचा था यह बात मेरे साथ चली जाएगी, लेकिन शायद अब वक्त आ गया है कि सच बताया जाए। रवि ने उनकी तरफ देखा। कौन सा सच बाबूजी? हरिदास की आवाज भारी हो गई। उन्होंने कहा, 20 साल पहले उसी कुएं में एक औरत कूदी थी। उसका नाम गोमती था। गोमती गांव के गरीब घर की बहू थी। उसका पति शराबी था। ससुराल वाले उसे ताने देते थे। वह अक्सर कुएं से पानी भरने आती थी और अकेले रोती रहती थी।
एक रात गांव में किसी ने उसकी मदद की पुकार सुनी थी। बहुतों ने सुनी थी, लेकिन सबने दरवाजे बंद कर लिए। सुबह उसका शव कुएं में मिला। रवि की आंखें फैल गईं। तो गांव वालों ने उसे बचाया क्यों नहीं? अगर सबने आवाज सुनी थी तो कोई गया क्यों नहीं? हरिदास ने नजरें झुका ली। क्योंकि सबको डर था, बदनामी का, झगड़े का, पुलिस का, और कुछ लोग सोचते रहे कि कोई और चला जाएगा। सरस्वती की आंखें भर आईं। उस रात इंसान नहीं मरे थे, इंसानियत मरी थी। हरिदास ने आगे कहा, मरने से पहले गोमती बार बार पानी मांग रही थी। कहते हैं उसका गला सूख रहा था, लेकिन किसी ने एक लोटा पानी तक नहीं दिया। रवि को अचानक कुएं वाली आवाज याद आई। बस एक लोटा पानी दे दो। उसके शरीर में फिर ठंड उतर गई। उस रात रवि सो नहीं पाया। आधी रात बीत चुकी थी। घर के बाकी लोग लेटे थे, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं थी। तभी बाहर से घड़े के गिरने की आवाज आई। ठनन, फिर आंगन से पानी के छलकने जैसी आवाज। रवि उठ बैठा। मोहन भी कांप गया। भैया, बाहर कोई है? हरिदास ने लालटेन जलाई, आंगन का दरवाजा खोला। बाहर जो दिखा उसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। आंगन में वही घड़ा रखा था जो रवि कुएं के पास छोड़ आया था। घड़े के किनारों से पानी टपक रहा था और घड़े के पास गीले पैरों के निशान थे, नंगे पैरों के। वह निशान आंगन से शुरू होकर सीधे घर के दरवाजे तक आए थे, फिर अचानक गायब। सरस्वती की चीख निकल गई। हरिदास की उंगलियां सौ लालटेन के हत्थे पर कस गईं। रवि स्तब्ध खड़ा रह गया। तभी अंधेरे से बहुत धीमी आवाज आई, पानी तो ले आई, अब क्या कोई दरवाजा खोलेगा? अगली सुबह यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग इकट्ठा होने लगे। कोई कहता गोमती लौट आई है, कोई कहता यह रवि का भ्रम है, कोई कहता उस कुएं को पत्थर से बंद कर देना चाहिए। चौपाल में पंचायत बैठी। रवि, हरिदास, गंगाराम काका और गांव के कुछ बुजुर्ग वहां थे। गांव का मुखिया बोला, अगर कुएं में सच में कोई बुरी छाया है तो उसे बंद करना होगा। यह गांव के लिए खतरा है। लेकिन गंगाराम काका ने पहली बार ऊंची आवाज में विरोध किया। कुएं को बंद करने से आवाज बंद नहीं होगी। वह प्यास, वह अन्याय, वह आखिरी पुकार पत्थर से नहीं दबेगी। चौपाल में सन्नाटा छा गया। रवि ने पहली बार दृढ़ स्वर में कहा, अगर गोमती की आत्मा भटक रही है तो वजह कुआं नहीं, हम लोग हैं। हमने उसकी आवाज सुनी थी पर मदद नहीं की। बहुतों ने नजरें झुका ली। मुखिया ने कठोर होकर कहा, पुरानी बातों को उखाड़ने से गांव की बदनामी होगी। रवि की आंखों में गुस्सा भर गया। बदनामी सच से नहीं होती, कायरता से होती है। और अगर हमने फिर चुप्पी चुनी तो ये कभी खत्म नहीं होगा। गंगाराम काका ने रवि की ओर देखा। उनकी आंखों में पहली बार स्वीकृति थी। शाम को तय हुआ कि अगली रात कुछ लोग मिलकर कुएं के पास जाएंगे। गंगाराम काका, रवि, हरिदास और 2-3 गांव वाले। लेकिन जैसे जैसे रात नजदीक आई, बहादुरी कम होने लगी। एक एक कर लोग बहाने बनाने लगे। किसी की तबीयत खराब, किसी की गाय बंधी नहीं, किसी के घर मेहमान। आखिर में सिर्फ 3 लोग बचे, रवि, हरिदास और गंगाराम काका। रात उतर रही थी। आसमान फिर बिना चांद का था। हवा ठंडी होती जा रही थी। गंगाराम काका ने चलने से पहले रवि की तरफ देखा। आज अगर वह फिर पानी मांगे तो डरना मत, लेकिन जो भी हो उसकी आंखों में ज्यादा देर मत देखना। रवि ने धीमे से सिर हिलाया। हरिदास ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। अगर कुछ गलत लगे तो पीछे हट जाना। बहादुरी और जिद में बहुत फर्क होता है। रवि ने जवाब दिया, आज सच जाने बिना नहीं लौटूंगा। तीनों लालटेन लेकर कुएं की ओर बढ़े। खेतों के बीच पगडंडी पर चलते हुए उनके कदमों की आवाज ही सिर्फ सुनाई दे रही थी। कुएं के पास पहुंचते ही हवा एकदम ठंडी हो गई। लालटेन की लौ कांपी और फिर कुएं के अंदर से बहुत धीमी आवाज आई, पानी। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। गंगाराम काका ने कुएं के पास जाकर नीचे देखा। हरिदास वहीं ठिठक गए। फिर दूसरी आवाज आई, आज कोई आया है? अंधेरे कुएं के भीतर से धीरे धीरे एक सफेद हाथ ऊपर उठता दिखाई दिया। उंगलियां पतली थीं, भीगी हुई, काई लगी हुई, और उसी पल तीनों की लालटेन एक साथ झपकी। हरिदास एक कदम पीछे हटे, लेकिन गंगाराम काका वहीं खड़े रहे। फिर कुएं के भीतर से वही आवाज आई,
आज कोई आया है? गंगाराम काका ने कांपते हाथों से लोटा उठाया। उन्होंने पानी भरा और धीरे से कुएं के किनारे रखा। गोमती, उस रात तुझे पानी नहीं मिला, आज तेरी प्यास अनसुनी नहीं जाएगी। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर कुएं के अंदर से धीमी सिसकी सुनाई दी। पानी की सतह हिली और धीरे धीरे एक चेहरा ऊपर दिखा। भीगे बाल, पीला चेहरा, काली आंखें और उनमें ऐसा दुख जिसे देखकर रवि की रूह कांप गई। तुम क्या चाहती हो? गोमती की आवाज टूटी हुई थी। पानी नहीं, न्याय। मुझे प्यास ने नहीं मारा था, मुझे लोगों की चुप्पी ने मारा था। हरिदास की आंखें झुक गईं। हमने गलती की, हमने तेरी आवाज सुनी लेकिन डर गए। गोमती की आंखों में अचानक लाल चमक उभरी। डर गए? मैं भी डरी थी। मैं भी दरवाजों पर उम्मीद लेकर गई थी, लेकिन सब ने मुझे अकेला छोड़ दिया। हवा तेज हो गई। कुएं के आसपास सूखे पत्ते उड़ने लगे। लालटेन की लौ कांपने लगी। रवि ने साहस करके आगे कहा, अगर हम सच सबके सामने कहें, अगर गांव तेरे साथ हुआ अन्याय माने, तो क्या तू शांत हो जाएगी? गोमती कुछ पल चुप रही, फिर बहुत धीमे बोली, सच दबा था, इसीलिए मैं बंधी रही। अगर सच जिंदा होगा तो शायद मैं भी मुक्त हो जाऊं। तभी कुएं के पानी में अचानक हलचल हुई, जैसे नीचे से कोई और ताकत उसे खींच रही हो। गोमती का चेहरा दर्द से भर गया। जल्दी करो, सुबह से पहले, वरना मैं फिर लौटूंगी। अचानक उसका चेहरा फिर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ गहरा पानी बचा। तीनों कुछ पल चुप खड़े रहे। गंगाराम काका ने दृढ़ स्वर में कहा, अब पंचायत अभी होगी, रात में ही होगी। आज फिर चुप रहे तो ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। तीनों सीधे गांव लौटे। ढोल बजाकर लोगों को चौपाल पर बुलाया गया। आधी रात को पूरा गांव डरते डरते इकट्ठा हुआ। मुखिया नाराज था। रात में सबको क्यों बुलाया गया? रवि आगे बढ़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। क्योंकि 20 साल पहले इस गांव ने एक औरत को मरने दिया था। आज अगर सच नहीं बोले तो वह मौत लौट लौट कर हमें बुलाती रहेगी। चौपाल में सन्नाटा छा गया। हरिदास ने सबके सामने सिर झुका दिया। हाँ, हमने उसकी आवाज सुनी थी। वह पानी मांग रही थी, मदद मांग रही थी, लेकिन हम में से कोई नहीं गया। एक बूढ़ी औरत रो पड़ी। हम सब दोषी हैं। हमने बदनामी के डर से उसकी जान जाने दी। मुखिया का चेहरा उतर गया। गंगाराम काका ने ऊंची आवाज में कहा। धीरे धीरे एक एक करके सबने सिर झुका दिया। आज सब लोग मानो गोमती की मौत हादसा नहीं थी, वह हमारी कायरता से मरी थी। कुछ औरतें रोने लगी, कुछ आदमी चुप खड़े रहे। आखिर मुखिया ने भी कहा, हाँ, हम सबने गलत किया था। आज से गोमती को भुलाया नहीं जाएगा। गंगाराम काका ने रवि की ओर देखा। चलो, अब ये बात उसी कुएं के सामने कहनी होगी। पूरे गांव के कुछ लोग मशाल लेकर कुएं तक पहुंचे। रात और गहरी हो चुकी थी। हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। कुएं के पास पहुंचते ही मशाल की लौ कांपने लगी। गंगाराम काका आगे बढ़े। गोमती, आज पूरा गांव तेरे सामने सिर झुकाता है। तेरे साथ अन्याय हुआ और हम सब उसके दोषी हैं। रवि ने लोटा भर पानी कुएं के किनारे रखा। कुछ पल कुछ नहीं हुआ। फिर कुएं के भीतर से बुलबुले उठे। पानी गोल गोल घूमने लगा। एक ठंडी हवा सबके चेहरों से टकराई। धीरे धीरे कुएं के अंदर से गोमती का चेहरा फिर दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में लाल चमक नहीं थी, सिर्फ थकान थी और बहुत गहरा दुख। आज मेरी आवाज सच में सुनी गई है। जिस रात मैं मरी थी, मुझे लगा था इंसान मर चुके हैं, लेकिन शायद शर्म अब भी जिंदा थी। अब मैं किसी को नहीं बुलाऊंगी। उसने पानी की तरफ देखा, फिर गांव वालों की तरफ। कुएं के पास खड़े लोग रोने लगे। इतना कहकर उसने लोटे के पानी को छुआ। पानी की सतह पर हल्की चमक उठी। फिर उसका चेहरा धुंध की तरह हल्का होने लगा। हवा थम गई। पेड़ों की सरसराहट रुक गई। कुएं के ऊपर फैला अंधेरा थोड़ा साफ हुआ और अगले ही पल गोमती गायब हो गई। कुआं फिर वैसा ही शांत था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह गांव वालों ने कुएं के पास एक छोटा सा पत्थर लगवाया। उस पर लिखा गया, गोमती, जिसकी आवाज देर से सही लेकिन सुनी गई। उस दिन के बाद सूरज ढलने के बाद भी उस कुएं से कभी रोने की आवाज नहीं आई।
गांव वाले अब बच्चों को सिर्फ डराने के लिए कहानी नहीं सुनाते थे। रवि जब भी उस कुएं के पास से गुजरता, एक पल रुकता, पत्थर को देखता और मन ही मन कहता, अब तेरी प्यास बाकी नहीं रही। भाई जल्दी चलो, रात बहुत हो गई है। रमेश ने कांपती आवाज में कहा। उसके हाथ में लालटेन हिल रही थी, पीली रोशनी जमीन पर कांप रही थी, पीछे अंधेरा घना होता जा रहा था। महेंद्र रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। रास्ता खाली था, लेकिन उसे साफ महसूस हुआ कोई उनके पीछे चल रहा है। दोनों दोस्त खेतों के रास्ते से लौट रहे थे। गांव काफी दूर रह गया था। चारों तरफ ऊंचे पेड़ खड़े थे। हवा बिल्कुल बंद थी। एक अजीब सन्नाटा फैला था। सिर्फ कदमों की आवाज आ रही थी, लेकिन 2 नहीं 3 कदमों की आवाज। रमेश ने धीरे से पूछा, तुझे भी लग रहा है कोई हमारे पीछे चल रहा है, या मैं ही डर रहा हूं? महेंद्र ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भी भारी थी। डर मत, शायद कोई जानवर होगा या हमारी ही आवाज गूंज रही है। लेकिन उसकी नजर बार बार पीछे जा रही थी। अचानक लालटेन की रोशनी झपकी। जमीन पर एक तीसरी परछाई दिखी। वह दोनों के बीच में थी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। रमेश के पैर रुक गए। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, रुको। दोनों के शरीर जम गए। महेंद्र ने धीरे से कहा, पीछे मत देख, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मत देख। रमेश ने सिर हिला दिया, लेकिन आवाज फिर आई, महेंद्र। महेंद्र के कदम रुक गए। यह आवाज उसके पिता की थी, जो कई साल पहले मर चुके थे। बेटा, मैं हूं, एक बार पीछे देख ले। रमेश ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। ये छलावा है, मत देख। महेंद्र की सांसें तेज हो गईं। उसका दिमाग टूटने लगा। आवाज और करीब आ रही थी, बेटा, मैं गिर गया हूं। उसका दिल कांप गया। महेंद्र खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और पीछे देखा। उसके पिता नहीं थे, वह एक औरत थी। लंबे बाल, उल्टे पैर, आंखें पूरी सफेद और चेहरा फटा हुआ। वह औरत एकदम सामने आ गई। उसने महेंद्र का हाथ पकड़ लिया, ठंडी बर्फ जैसी पकड़। महेंद्र चिल्लाया, रमेश भाग, ये इंसान नहीं है। रमेश भागने लगा, लेकिन पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हुई। पीछे से आवाजें आ रही थीं, चीखें, हंसी, और फिर सब शांत हो गया। सुबह गांव वाले जंगल पहुंचे। रमेश अकेला मिला, बैठा हुआ, चुप। उसकी आंखें खाली थीं। लोगों ने पूछा, महेंद्र कहां है? रमेश धीरे से बोला, वो पीछे देख लिया था। उस दिन के बाद रमेश बदल गया। वह किसी से बात नहीं करता था, लेकिन हर रात वह जंगल की तरफ देखने लगता था। अगली रात फिर वही समय था। गांव में सन्नाटा फैला हुआ था। हवा ठंडी और भारी लग रही थी। रमेश अपने घर के बाहर बैठा था। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। दूर जंगल की तरफ से आवाज आई, रमेश। धीमी लेकिन साफ। रमेश का शरीर कांप गया, लेकिन इस बार वह डरा नहीं। उसने धीरे से सिर उठाया। आवाज फिर आई, तू भी आजा। रमेश खड़ा हो गया। उसके कदम अपने आप चलने लगे, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे जाते देखा। वह चिल्लाया, रमेश रुक जा, रात में उस रास्ते पर मत जा, वो छलावा है। लेकिन रमेश ने नहीं सुना। वह बस चलता रहा, सीधे जंगल की तरफ। रास्ता वहीं था, पेड़ वहीं थे, सन्नाटा वहीं था, लेकिन इस बार डर और गहरा था। चलते चलते उसे पीछे कदमों की आवाज आई, लेकिन वह रुका नहीं। वह जानता था, अगर उसने पीछे देखा सब खत्म हो जाएगा। अचानक आवाज बदली। अब वह महेंद्र की थी। रमेश, मैं हूं, तू मुझे छोड़कर क्यों भाग गया? रमेश की आंखों में आंसू आ गए। आवाज और करीब आई, रमेश, मुझे बचा ले। रमेश का दिल टूट गया। उसने आंखें बंद कर ली। उसका मन लड़ रहा था, एक तरफ डर, एक तरफ दोस्त। वह धीरे धीरे कांपते हुए बोला, अगर तू सच में महेंद्र है तो सामने आ, पीछे से मत बुला। अचानक सब शांत हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई कदम नहीं। रमेश ने धीरे से आंखें खोली। इस बार वह चीज सामने खड़ी थी, वही औरत, लंबे बाल, उल्टे पैर। लेकिन इस बार उसके साथ कोई और था। महेंद्र उसके पास खड़ा था, लेकिन वह वैसा नहीं था। उसकी आंखें काली थीं, चेहरा खाली था। महेंद्र धीरे से बोला,
मैं बच नहीं पाया, अब तू भी नहीं बचेगा। यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। रमेश पीछे हट गया। वो औरत हंसने लगी, सूखी डरावनी हंसी। पेड़ हिलने लगे, जमीन कांपने लगी। औरत ने कहा, अगर बचना है तो किसी और को बुला, वरना तू भी यहीं रहेगा। रमेश का दिमाग घूम गया। उसने चारों तरफ देखा, सिर्फ अंधेरा, सिर्फ डर, सिर्फ मौत। उसने धीरे से सिर झुका लिया। रमेश ने धीरे से कहा, मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। अचानक औरत का चेहरा बदल गया, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने चीखते हुए कहा, तो तू हमेशा यहीं रहेगा। उस दिन के बाद हर रात जंगल से 2 आवाजें आती हैं, रुको, पीछे देखो। कुछ रास्ते सिर्फ अंधेरे में नहीं होते, कुछ रास्ते आपकी आत्मा तक पहुंच जाते हैं। और जब आप उस रास्ते पर जाते हैं तो वापस सिर्फ आपकी आवाज आती है, आप नहीं। रात के करीब 9:30 बजे थे। गांव की पुरानी चाय की दुकान पर पीली रोशनी लटक रही थी। धुएं से भरी हवा में ठंड घुल चुकी थी। 4-5 लोग बेंच पर बैठे थे। तभी बूढ़े रामू काका ने धीरे से कहा, तुम लोगों ने कभी रात में अपने पीछे चलते कदमों की आवाज सुनी है, जब पीछे कोई होता ही नहीं? सब चुप हो गए। चाय वाले ने हंसते हुए कहा, काका, रात में वहम ज्यादा होते हैं, दिमाग खेल करता है। रामू काका की आंखें स्थिर हो गईं। वहम तब होता है जब पीछे कोई ना हो, लेकिन अगर हो और तुम उसे देख ना सको तब। हवा का झोंका आया, बल्ब हल्का झपका। रामू काका बोले, 3 साल पहले की बात है। गांव का एक लड़का था, आदित्य, सीधा साधा, किसी से झगड़ा नहीं। उस रात वो अपने दोस्त के घर से देर से लौट रहा था। रात 10:30, गली खाली, स्ट्रीट लाइट आधी बुझी हुई, हवा में अजीब ठंड, जैसे मौसम से ज्यादा। आदित्य चलते चलते अचानक रुका। उसे लगा कोई पीछे चल रहा है, धीमे, ठीक उसकी चाल के साथ। वो रुका, आवाज भी रुकी। उसने खुद से कहा, बस मेरा वहम है, गली खाली है, कोई नहीं है। वो फिर चला, फिर वही कदम, टप टप, तीसरा कदम। उसने धीरे से पीछे देखा। गली बिल्कुल खाली, सिर्फ पीली लाइट और लंबी परछाई। लेकिन परछाई अजीब थी। वो उसकी चाल से आधा सेकंड पीछे चल रही थी, जैसे उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हो। आदित्य का गला सूख गया। अचानक उसे दादी की बात याद आई, अगर रात में कोई पीछे से नाम ले तो मत मुड़ना। जैसे ही उसने ये सोचा, आवाज आई, आदित्य। धीमी, खिंची हुई, जैसे किसी ने लंबे समय बाद बोलना सीखा हो। उसे अपनी गर्दन पर ठंडी सांस महसूस हुई, इतनी ठंडी कि उसकी त्वचा सुन्न हो गई। वो कांपते हुए बोला, कौन है? सामने आओ, छुपकर आवाज मत दो। कोई जवाब नहीं, लेकिन कदम अब और पास थे, जैसे कोई उसकी एड़ी के ठीक पीछे चल रहा हो। उसने नीचे देखा। जमीन पर उसकी परछाई थी, लेकिन उसके साथ दूसरी परछाई भी, लंबी, झुकी हुई, उसके कंधे से लगी हुई, लेकिन पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई। वो घर पहुंच गया, दरवाजे के सामने खड़ा, हाथ कांप रहे थे। चाबी गिर गई, झुककर उठाई, और उसी पल उसने देखा दरवाजे की परछाई में उसके पीछे कोई खड़ा था, लेकिन असली गली में कुछ नहीं। डर इंसान से गलती करवाता है। उसने पीछे मुड़कर देख लिया, बस एक पल के लिए। उसके पीछे कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ काला खालीपन और 2 सफेद आंखें, इतनी पास कि वो उसकी सांस सुन सकता था। सुबह दरवाजा खुला मिला। आदित्य नहीं था। घर के बाहर सिर्फ उसकी चाबी पड़ी थी। दीवार पर उंगलियों से लिखा था, पीछे मत देखना। रामू काका चुप हो गए। दुकान में सन्नाटा था। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई, टप टप। नारायण एक पुरानी लाइब्रेरी में काम करता था। उसका काम था दुर्लभ और प्राचीन किताबों को शोधकर्ताओं तक पहुंचाना, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसे रामगढ़ जैसे इतने पिछड़े और वीरान इलाके में आना पड़ेगा। क्या आफत है। मैनेजर साहब ने कहा था कि स्टेशन के बाहर कदम रखते ही तांगा या रिक्शा मिल जाएगा। यहां तो दूर दूर तक कोई परिंदा भी नहीं दिख रहा। चलो आगे देखते हैं,
शायद कोई मिल जाए। नारायण ने स्टेशन के सुनसान रास्ते को पीछे छोड़ा और उबड़ खाबड़ सड़क पर चलना शुरू किया। उसे उम्मीद थी कि कोई राहगीर रास्ता बता देगा। चलते चलते वो एक पुरानी चाय की टपरी पर पहुंचा। ओ काका, जरा मदद करेंगे? मुझे इस ठिकाने पर पहुंचना है। मैं बहुत दूर से आया हूं और इन रास्तों से बिल्कुल अनजान हूं। कहाँ जाना चाहते हैं आप? नाम बताएंगे तो ही कुछ कह सकूंगा। जी, मुझे रामगढ़ की पुरानी बस्ती की तरफ जाना है। एक बार ये पता देख लीजिए। ओह, बस्ती जाना है। लेकिन बाबूजी, अब तो बहुत देर हो गई है। सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई सवारी नहीं रुकती। अब तो कोई तांगा भी नहीं मिलेगा। अगर आप पैदल चलने की सोच रहे हैं तो कम से कम 5 से 6 घंटे का रास्ता है। क्या? 6 घंटे? इतना लंबा रास्ता? ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबूजी, आप परेशान ना हो। मेरा घर यहीं पास में ही है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आज रात आप मेरे यहाँ ही विश्राम कर लीजिए। सुबह होते ही ताजा दम होकर निकल जाइएगा। नहीं काका, दरअसल ये किताबें मुझे आज ही पहुंचानी है, वरना काम बिगड़ जाएगा। फिर भी आपका दिल से शुक्रिया कि आपने मुझ अजनबी की इतनी चिंता की। आजकल के जमाने में ऐसी नेकदिली कम ही दिखती है। कोई बात नहीं बाबूजी, पर जरा चौकन्ने रहिएगा। रात के समय ये सुनसान रास्ते और घने पेड़, यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं रहता। ठीक है काका, ध्यान रखूंगा। चलिए, अब मैं निकलता हूं। नारायण अपनी किताबों का झोला कसकर पकड़े उस कच्ची सड़क पर चला जा रहा था। उसे रह रहकर उस चाय वाले की बात याद आ रही थी कि ये रास्ता सुरक्षित नहीं है। अचानक उसे अंधेरे में दूर एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे वो पास आई, उसे एक बुजुर्ग आदमी नजर आया, जिसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। लालटेन की सुर्ख रोशनी में उस बुजुर्ग का चेहरा झुर्रियों से भरा और बहुत ही शांत लग रहा था। नारायण को लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। ओ बाबा, शुक्र है आप मिल गए। मैं इस रास्ते पर भटक गया हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रामगढ़ की बस्ती यहां से और कितनी दूर है? बुजुर्ग ने लालटेन ऊपर उठाई और नारायण के चेहरे को गौर से देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। बस्ती? बेटा, तुम बहुत गलत समय पर इस रास्ते पर निकल आए हो। यहाँ से बस्ती अभी कोस भर दूर है, लेकिन इस अंधेरे में वहां पहुंचना नामुमकिन सा है। नारायण कुछ कहता, इससे पहले ही सड़क के दूसरी तरफ से एक भारी कदमों की आहट सुनाई दी। एक लंबा चौड़ा आदमी साए की तरह अंधेरे से निकलकर सामने आ खड़ा हुआ। उसे देखते ही बुजुर्ग ने अपनी लालटेन नीचे कर ली। ए मुसाफिर, रुक जा वहीं, जरा देखूं तो सही, इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? नीचे रख अपना झोला। आप कौन हैं और मुझे इस तरह क्यों रोक रहे हैं? मैं तो बस इन बाबा के साथ रास्ता पूछ रहा था। मैं यहाँ का चौकीदार हूँ और मेरा हुक्म है कि तू अभी के अभी पीछे मुड़ और जहां से आया है वहीं भाग जा। ये रास्ता आज रात तेरे लिए बंद है। नारायण उलझन में पड़ गया। उसने मदद के लिए बुजुर्ग की तरफ देखा, लेकिन बुजुर्ग चुपचाप खड़े थे। सर, लेकिन मुझे ये किताबें पहुंचानी है। बाबा कह रहे थे कि बस्ती पास ही है। मैंने कहा ना, चुपचाप यहां से निकल जा और तू अपनी ये लालटेन लेकर यहां से दफा हो जा, वरना ठीक नहीं होगा। नारायण ने देखा कि वो अजनबी बहुत गुस्से में था। बुजुर्ग ने एक धीमी सी आह भरी और बिना कुछ बोले अपनी लालटेन घुमाई और अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ने लगे। जाते जाते उन्होंने नारायण की तरफ मुड़कर देखा और उनकी आंखों में एक चेतावनी थी, जैसे वो कह रहे हों, इस आदमी की बात मान लो। नारायण के पास अब कोई चारा नहीं था। वो अजनबी शख्स वहीं खड़ा उसे घूर रहा था। मजबूर होकर नारायण पीछे की तरफ पैदल चलने लगा। कदम दर कदम वो उस अंधेरे में डूबता जा रहा था। दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस ताड़ और नारियल के ऊंचे पेड़ों की लंबी कतारें थी और एक ऐसा सन्नाटा जिसे हवा की सरसराहट भी नहीं तोड़ पा रही थी। नारायण के पैर अब जवाब दे रहे थे। उस अजनबी पुलिस वाले ने उसे पीछे तो भेज दिया था, लेकिन वो रास्ता कहाँ जा रहा था उसे खुद नहीं पता था। चारों तरफ ताड़ के ऊंचे पेड़ किसी कंकाल की तरह खड़े थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी,
जो हड्डियों तक पहुंच रही थी। कैसी मुसीबत में फंस गया हूं मैं। मैनेजर साहब ने तो कहा था कि बस कुछ ही घंटों का काम है। अगर आज रात में उस ठिकाने पर नहीं पहुंचा तो ये दुर्लभ दस्तावेज खराब हो सकते हैं। क्यों आया मैं इस वीरान इलाके में? इन्हीं ख्यालों में डूबा नारायण सर झुकाए तेज कदमों से चल रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। जैसे ही वो रुकता, पीछे वाली आहट भी रुक जाती। नारायण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा। पगडंडी पर कोई इंसान नहीं था, लेकिन पेड़ों के झुरमुट के बीच से एक अजीब सी आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो आदमी जैसा ही था, पर उसका कद सामान्य से कहीं ज्यादा लंबा था, लगभग 7-8 फीट। उसका शरीर एकदम काला था और उसकी आंखें रात के अंधेरे में बिल्ली की तरह चमक रही थीं। वो चल नहीं रहा था, बल्कि जमीन से थोड़ा ऊपर तैरता हुआ आ रहा था। नारायण के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। वो मौत के डर से सुन्न पड़ गया। नारायण, वो झूला वहीं छोड़ दे, वो हमारा है। नारायण की रूह कांप गई। उसे समझ आ गया कि ये कोई लुटेरा नहीं, बल्कि कुछ और ही है। वो अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर भागने लगा। वो कांटों भरी झाड़ियों, पत्थरों और कीचड़ की परवाह किए बिना बस भागे जा रहा था। पीछे से उसे उस साए के अट्टहास की आवाज सुनाई दे रही थी, जो पेड़ों के बीच गूंज रही थी। भागते भागते वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक पुरानी जर्जर कुटिया नजर आई। वो किसी वीराने में अकेला ठिकाना लग रहा था। कुटिया की दीवारों से मिट्टी झड़ रही थी, लेकिन उसके अंदर एक मध्यम सी रोशनी टिमटिमा रही थी। किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास पाकर नारायण ने पूरी ताकत से दरवाजा खटखटाया। बचाओ, कोई है? कृपया दरवाजा खोलिए, बाहर कोई मेरा पीछा कर रहा है। कुटिया का दरवाजा धीरे से खुला। सामने वही लालटेन वाला बुजुर्ग खड़ा था जिसे उसने रास्ते में देखा था। अंदर आओ बेटा, जल्दी अंदर आओ, बाहर बहुत खतरा है। नारायण ने अंदर घुसते ही दरवाजा बंद कर दिया और घर के अंदर बैठ गया। चाचा, बाहर कोई चीज है। वो इंसान नहीं है। वो मेरा पीछा कर रही है और मेरा नाम जानती है। शांत हो जाओ बेटा, तुम पहली बार यहाँ आए हो, इसलिए डर गए। इस जंगल के अपने नियम हैं, तुम यहाँ सुरक्षित हो। नारायण ने थोड़ी राहत महसूस की। चाचा, मैं पास के ही गांव जा रहा था। मेरे पास बहुत जरूरी दस्तावेज हैं, पर अब मुझे लग रहा है कि मैं कभी वहां पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तभी अचानक कुटिया के किवाड़ पर जोर जोर से धक्के पड़ने लगे। धक्का इतना जोरदार था कि मिट्टी की दीवारें हिलने लगी। वही है चाचा, वो आ गया। दरवाजा मत खोलिएगा। अरे डरो मत बेटा, वो तो मेरा बेटा है। वो बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो कह रहा है कि तुमने उसे रास्ते में बहुत दौड़ लगवाई। नारायण का खून जम गया। क्या? आपका बेटा? पर बाहर तो कोई साया था। हाँ वही, देखो वो खिड़की से तुम्हें देख रहा है। नारायण ने मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। कुटिया के भीतर का माहौल अचानक बर्फीला हो गया। लालटेन की रोशनी अब पीली नहीं, बल्कि रूहानी नीली पड़ने लगी थी। नारायण ने देखा कि बुजुर्ग की कोई परछाई जमीन पर नहीं बन रही है। चाचा, आपकी परछाई? आप कौन हैं? परछाई उनकी होती है बेटा, जिनके शरीर में प्राण होते हैं। हम तो बस अतृप्त इच्छाओं के साए हैं। नहीं, मुझे जाने दो। ये लो मेरा बैग, इसमें सिर्फ किताबें हैं। हमें ये किताबें नहीं, इन किताबों के पन्नों में पैद वो प्राचीन मंत्र चाहिए जिन्हें पढ़कर हम फिर से जीवित हो सकें, और तेरा ये जवान शरीर हमारे काम आएगा। अचानक कुटिया का दरवाजा एक तेज सफेद धमाके के साथ खुलता है। कमरे में धूल और तेज रोशनी भर जाती है। रोशनी के बीच से वही पुलिस अधिकारी श्यामलाल प्रकट होता है। उसका शरीर पारदर्शी है और उसकी आंखों से नीली ज्वाला निकल रही है। रुको, अपनी गंदी सीमा पार मत करो। सर, आप? नारायण, मैंने तुम्हें बार बार संकेत दिया था कि यहां से निकल जाओ, पर तुम्हारी ये किताबें, ये ही इन दुष्टों को यहाँ खींच लाई हैं। श्यामलाल,
तू 10 साल पहले भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। हमने तुझे मार दिया था, याद है? तुमने सिर्फ मेरे शरीर को मारा था। मेरी वर्दी और मेरा फर्ज आज भी अमर है। अधिकारी अपने हाथ से एक चमकदार रोशनी की जंजीर निकालता है और उन दोनों सायों को जकड़ लेता है। कमरे में चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। कुटिया के अंदर एक भयानक युद्ध छिड़ गया। एक तरफ 2 दुष्ट आत्माएं थीं और दूसरी तरफ एक कर्तव्यनिष्ठ रक्षक की रूह। नारायण ने देखा कि दरवाजा खुला है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर झोला उठाता है और बाहर की ओर भागता है। पीछे मुड़कर मत देखना नारायण, सीधे स्टेशन की पटरी की तरफ भागो। जब तक सूरज ना निकले रुकना मत। नारायण कुटिया से बाहर निकलता है। पीछे से उसे कुटिया के ढहने की और डरावनी चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं। वो झाड़ियों, पत्थरों और अंधेरे को चीरता हुआ भागता है। उसके पीछे वो काला साया फिर से आने की कोशिश करता है, लेकिन अधिकारी की रोशनी उसे बार बार रोक लेती है। जब नारायण की आंख खुली तो चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। रात का खौफनाक मंजर अब गायब था। अरे बेटा, तुम यहाँ रात भर कहाँ थे? तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है। चाचा, वो कुटिया, वो पुलिस वाला, वो सच था। तो तुमने उन्हें देख लिया? बेटा, वो इंस्पेक्टर श्यामलाल थे। 10 साल पहले इसी गांव के 2 दरिंदों ने उन्हें मार दिया था। वे लुटेरे तो आग में जल मरे, पर इंस्पेक्टर साहब की आत्मा आज भी इस रास्ते पर पहरा देती है, ताकि कोई दूसरा बेगुनाह उन राक्षसों का शिकार न बने। नारायण ट्रेन में बैठ गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन चलने लगी। नारायण ने देखा कि दूर पगडंडी पर वही पुलिस अधिकारी खड़ा है। उसने अपनी टोपी उतारकर नारायण को विदा किया और धीरे धीरे धुंध में ओझल हो गया। फर्ज कभी मरता नहीं। मई की वो रात थी। वैसे तो इस वक्त लू चलनी चाहिए थी और गर्मी से पसीने छूटने चाहिए थे, पर मौसम ने ऐसी करवट ली कि रूह कांप जाए। आसमान में घने बादलों ने डेरा डाल रखा था। रात के 10 बजे ऐसा सन्नाटा था कि खुद की धड़कनें भी कानों में गूंज रही थी। गांव के कोने वाली चाय की टपरी पर 2 लोग बैठे थे। रामू भाई, मई की इस भयंकर गर्मी में ऐसा सैलाब पहले कभी देखा है क्या? मेरा तो जी बैठा जा रहा है। पक्का कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। आसमान का हाल तो देखो, कड़क ऐसी है मानो ऊपर बैठा कोई दानव दहाड़ मार रहा हो। अरे किशन, तेरी तो फितरत ही डरपोक है। अरे भाई, इस झमाझम बारिश का आनंद उठा। देख, मिट्टी से कैसी लाजवाब महक उठ रही है। तू तो बस हर वक्त बर्बादी की माला जपता रहता है। चुपचाप शांति से चाय का मजा ले। नहीं रामू, किशन की बात को हल्के में मत ले। परसों जब मैं बस अड्डे पर था तो शहर वाले कह रहे थे कि ये बारिश कुदरत का खेल नहीं है। चर्चा थी कि आसमान में कुछ जहरीली दवाइयाँ घोली गई हैं। ये बड़ी बड़ी दवा कंपनियों की चाल है ताकि लोग बीमार पड़े और उनके अस्पताल भरे। हम जैसे आम आदमी तो बस उनके मुनाफे का जरिया हैं। साजिश है या नहीं ये तो मालिक जाने, पर हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जब बिना मौसम के ऐसा कहर बरसता है तो बुरी बलाएं जाग जाती हैं। कहते हैं ऐसी काली रातों में पाताल के रास्ते खुल जाते हैं और भटकती हुई रूहें किसी जिंदा वजूद की तलाश में बस्ती की तरफ रुख करती हैं। लो भाई, अब किशन भी भूतों की टोली में शामिल हो गया। अब क्या वो रूहें यहाँ टपरी पर बैठकर उधार की चाय पिएंगी? खौफ खाना बंद करो। वैसे आज भोला काका दिखाई नहीं दिए। रोज तो इसी समय उनकी लाठी की आवाज सुनाई दे जाती थी। भाई, ऐसी आफत की बारिश में काका घर से निकलेंगे भला? शरीर भी अब साथ नहीं देता होगा, पर माननी पड़ेगी आज काका के बिना महफिल बेजान लग रही है। वो यहाँ होते तो इस डरावने मंजर पर कोई ऐसा किस्सा सुनाते कि हम सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती। एक धुंधली सी रोशनी हिलती हुई दिखाई दी। एक हाथ में पुराना जगह जगह से फटा हुआ काला छाता और दूसरे हाथ में पीली रोशनी वाली लोहे की भारी टॉर्च लिए भोला काका चले आ रहे थे। उनकी धोती गीली होकर चिपक गई थी, लेकिन उनकी चाल में एक अजीब सी तेजी और चेहरे पर एक अनजाना डर था। जैसे ही काका टपरे की छत के नीचे आए, उनका चेहरा हमेशा की तरह हंसमुख नहीं बल्कि
डर के मारे सफेद पड़ा हुआ था। उनकी सांसें बुरी तरह फूल रही थी। काका, कहाँ रह गए थे आप? हम सब आपकी ही राह देख रहे थे। इतनी आफत की बारिश में आप कहाँ थे? क्या बताऊं बेटा, खेत पर गया था। फसल पूरी पक चुकी है, बस कटने की देरी है। मन इतना घबराया हुआ है कि क्या कहूं। डर लगता है कि कोई वहां गलती से जलती सिगरेट या माचिस की तीली न फेंक दे। अगर जरा सी भी चिंगारी लगी तो मेरी साल भर की मेहनत और बच्चों का निवाला पल भर में राख हो जाएगा। सच कह रहे हो काका, आजकल लोग बहुत लापरवाही करते हैं। सूखी फसल में आग बिजली से भी तेज फैलती है, पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। और अब ये बेमौसम बारिश डरा रही है। आग से बच भी गए तो डर है कि कहीं ओले ना पड़ जाएं। अगर ओले गिरे तो गेहूं की बालियां टूटकर मिट्टी में मिल जाएंगी। फिर हमें पूरे साल सूखी रोटी भी नसीब नहीं होगी। ये बारिश नहीं, साक्षात तबाही है। काका, जो होना है वो तो होगा ही। अब आप आ गए हैं तो इस डरावने माहौल को थोड़ा रोमांचक बना दीजिए। आज मौसम एकदम कहानी वाला है। कोई ऐसा किस्सा सुनाइए जो रोंगटे खड़े कर दे, जैसा आपने पिछली बार वादा किया था। काका ने अपनी धुंधली आंखों से बाहर गिरते पानी को देखा। उनकी आंखों में अचानक पुराना खौफ दिखाई देने लगा, मानो वो फिर से उसी पुरानी रात में पहुंच गए हो। कहानी सुननी है, पर एक बात गांठ बांध लो, ये कोई मनगढ़ंत किस्सा या दादी नानी की कहानी नहीं है। आज से ठीक 40 साल पहले मई की ऐसी ही मनहूस बारिश में ये सब मेरे साथ हुआ था। उस रात ने मुझे बता दिया कि जिसे हम देख नहीं सकते वो भी इस दुनिया में होता है। तब मैं तुम्हारी उम्र का रहा हूंगा। शरीर में ताकत थी और मन में कोई डर नहीं। उन दिनों बैलगाड़ियों का जमाना था। गाड़ियां और बसें तो कभी कभार ही दिखती थी। मैं शहर की मंडी से घर का सामान और अनाज लादकर अपने गांव लौट रहा था। सूरज डूब चुका था और चारों तरफ अंधेरा फैल रहा था। अचानक आसमान में वैसे ही काले बादल गरजने लगे जैसे आज गरज रहे हैं। खुर खुर, चल मेरे शेरों, बस थोड़ा सा रास्ता और है। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। दोनों तरफ घने जंगल और झाड़ियां थीं। तभी सड़क के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मुझे एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा, पर उसका चेहरा मोम की तरह पीला और बेजान था। वो हिलडुल नहीं रहा था, बस मूर्ति की तरह खड़ा मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में काली पुतलियां नहीं थीं, बस सफेद खालीपन था। मैंने सोचा शायद कोई राहगीर होगा जो बारिश से बच रहा है, और उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया। तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बूंदें शरीर पर पत्थर की तरह लग रही थी और सुई की तरह चुभ रही थी। कोहरा इतना बढ़ गया कि सामने का रास्ता दिखना बंद हो गया। तभी बीच रास्ते में एक औरत खड़ी दिखी। वो पूरी तरह भीगी हुई थी। मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने गाड़ी रोक दी। बहन, इस सुनसान रास्ते पर इतनी रात को अकेली क्यों खड़ी हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? डर तो लग रहा है बाबूजी। पास के गांव अपने मायके जा रही थी, पर अचानक इस बारिश ने रास्ता रोक लिया। क्या आप मुझे थोड़ी दूर आगे तक छोड़ देंगे? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपनी बगल में बैठने को कह दिया, पर जैसे ही वो गाड़ी पर चढ़ी, एक अजीब बात हुई। मेरे तंदुरुस्त बैलों के पैर अचानक कांपने लगे। गाड़ी इतनी भारी हो गई जैसे उस पर अनाज की बोरियां नहीं, बल्कि कोई भारी पहाड़ रख दिया हो। बैल अपनी पूरी जान लगा रहे थे। उनकी नसें फूल गई थीं, पर गाड़ी बस रेंग रही थी। बाबूजी, बारिश और तेज हो रही है। आगे मेरे पुरखों की एक पुरानी हवेली है। अब वो खंडहर हो चुकी है, पर छत अभी भी ठीक है। वहीं थोड़ी देर रुक जाते हैं। जब बारिश थमेगी तो निकल चलेंगे। आपके बैल भी इतनी बारिश में आगे नहीं चल पाएंगे। हम उस हवेली के फाटक पर पहुंचे थे। वो हवेली नहीं बल्कि मौत का द्वार लग रही थी। चारों तरफ चमगादड़ मंडरा रहे थे और झाड़ झंखाड़ ने उसे घेर रखा था। बहन, ये तो पूरी तरह खंडहर है। यहाँ कोई चिड़िया भी नहीं फटकती। यहाँ रुकना ठीक होगा? बस कुछ ही देर की बात है बाबूजी। आप बाहर रुकिए, मैं अंदर जाकर देखती हूँ।
अगर कहीं कोई दिया या लालटेन मिल जाए। 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, वो वापस नहीं आई। सन्नाटा इतना था कि मुझे अपने बैलों के दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। मुझे चिंता हुई कि कहीं वो बेचारी किसी गड्ढे में ना गिर गई हो। मैं दबे पांव अपनी लाठी संभालते हुए अंदर गया। एक कोने वाले कमरे से हल्की पीली रोशनी छनकर आ रही थी। मैंने सांस रोककर दरार से झांका और जो देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। वो औरत अब औरत नहीं थी। उसके पैर घुटनों से पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वो एक बड़े से लोहे के पतीले में कुछ काला काला पका रही थी। उसमें से सड़े हुए मांस और खून जैसी भयानक दुर्गंध आ रही थी। वो अपनी लंबी काली जीभ बाहर निकालकर बड़बड़ा रही थी। आज बरसों बाद ताजा इंसानी शिकार मिला है। पहले इसका कलेजा निकालूंगी, फिर इसकी हड्डियां चबाकर अपना पेट भरूंगी। मेरे पैर जम गए थे, गला सूख गया था। मैं वहां से उल्टे पैर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही कमरे से बाहर निकलकर आंगन में आया, सामने वही सफेद कपड़ों वाला बूढ़ा खड़ा था। कहाँ जा रहे हो बेटा? अब देर हो चुकी है। वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। देखो, वो तुम्हारे ही मांस का भोज तैयार कर रही है। बाबा, आप कौन हैं? आप तो मुझे रास्ते में भी मिले थे। भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं भी इंसान था बेटा। आज से 50 साल पहले मैं भी इसी रास्ते से गुजर रहा था और इसी औरत ने मुझसे लिफ्ट मांगी थी। मैं इसके जाल में फंस गया। इसने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला और मेरा मांस खा गई। तब से मेरी आत्मा इसी खंडर के आसपास भटक रही है ताकि किसी और मासूम को इस मौत के कुएं में गिरने से बचा सकूं। मैं रास्ते में तुम्हें इसीलिए बार बार दिख रहा था ताकि तुम रुक जाओ, पर तुम नहीं समझे। तभी वो चुड़ैल कमरे से बाहर निकली। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं और नाखून 6-6 इंच लंबे। उसकी डरावनी हंसी पूरे खंडहर में गूंजने लगी। उसने अपना हाथ हवा में लहराया और अदृश्य ताकत से मुझे जमीन से 5 फीट ऊपर उठा लिया। मेरा दम घुटने लगा, आंखें बाहर आने लगी। तभी उस बूढ़े ने अचानक अपनी धुंधली सी काया बदली और एक प्रचंड चीख के साथ चुड़ैल पर झपट पड़ा। दोनों हवा में गुत्थम गुत्था हो गए। भाग बेटे, अभी मौका है, भाग। मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा। अपनी जान बचा और कभी पीछे मुड़कर मत देखना। मैं बिना पीछे देखे पागलों की तरफ भागा। मैंने अपनी कीमती बैलगाड़ी वहीं छोड़ दी। सारा सामान, अनाज सब छोड़ दिया। मैं कांटों वाली झाड़ियों, कीचड़ और पत्थरों पर गिरता पड़ता गांव की ओर भागा। पीछे से उस चुड़ैल की ऐसी भयानक और दिल दहला देने वाली चीखें आ रही थीं जो आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। छोड़ मुझे, उस इंसान को मैं नहीं छोड़ूंगी। मुझे उसका खून चाहिए। काका, अगर आप उस बूढ़े की बात पहले ही मान लेते तो आपकी गाड़ी और सारा सामान बच जाता। हाँ बेटा, यही मेरी गलती थी कि मैंने अपनी आंखों पर भरोसा नहीं किया। पर वो भला आदमी वहां सिर्फ मुझे बचाने आया था। शायद उसे मुझ में अपना बीता हुआ कल दिख रहा था। काका, अब तो घर जाते समय हर पेड़ के पीछे वही बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई देगा। एक और कहानी सुना दीजिए ना, जिससे ये डर थोड़ा कम हो जाए। नहीं बेटा, अब और कहानियों का समय नहीं है। रात के 12 बज रहे हैं और ये बारिश अभी रुकने वाली नहीं है। अब चुपचाप अपने अपने घर जाओ। राघव ने तीसरी बार पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे अपने पिता की आखिरी बात याद आ गई। जो भी सुनो, पीछे मत देखना। और उसी पल उसके ठीक पीछे किसी ने बहुत धीरे कहा, राघव, मैं यही हूं। रात असामान्य रूप से शांत थी। राघव शहर से देर से निकला था। बस छूट गई थी। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, जंगल का रास्ता। यह रास्ता छोटा था, लेकिन गांव में एक बात सब जानते थे, सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से मत जाना। राघव ने हमेशा इस बात को मजाक समझा था, लेकिन आज जंगल के किनारे खड़े होकर उसे पहली बार हल्का डर महसूस हुआ। हवा ठंडी थी, पेड़ स्थिर थे, जैसे सब कुछ उसका इंतजार कर रहा हो। जंगल में कदम रखते ही आवाजें बदल गईं।
बाहर की दुनिया की आवाजें गायब हो गईं। अब सिर्फ झींगुरों की आवाज, सूखे पत्तों की सरसराहट और उसकी अपनी सांस। राघव धीरे धीरे चल रहा था, हर कदम सोच समझकर। उसे अपने बचपन की एक घटना याद आई। एक बार उसका चाचा इसी जंगल से गया था और सुबह उसकी लाश मिली थी। लोगों ने कहा वह डर से मर गया। करीब 10 मिनट बाद राघव को लगा कि रास्ता थोड़ा अलग है। पेड़ पहले से ज्यादा पास थे, रास्ता संकरा हो गया था। उसने पीछे मुड़कर देखने की सोची, फिर खुद को रोका। शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं, उसने मन में कहा। लेकिन तभी उसे साफ लगा उसके पीछे कोई चल रहा है। टक टक टक, पहले धीरे फिर थोड़ा तेज। राघव रुक गया, आवाज भी रुक गई। उसने फिर चलना शुरू किया, आवाज फिर शुरू। अब वह समझ गया यह उसकी अपनी आवाज नहीं थी। उसने हिम्मत करके कहा, कौन है? सामने आओ, मजाक अच्छा नहीं है। जंगल चुप रहा। फिर बहुत धीरे, ठीक उसके पीछे से आवाज आई, तू अकेला नहीं है। राघव का शरीर सख्त हो गया। उसे अचानक अपने पिता की बात याद आई। अगर कभी लगे कि पीछे कोई है तो कभी मत मुड़ना, क्योंकि जो दिखेगा वह इंसान नहीं होगा। राघव की सांस तेज हो गई। अब सवाल था, क्या वह सच में पीछे मुड़े या बस चलता रहे। अचानक आवाज फिर आई, इस बार उसकी मां की आवाज में। राघव बेटा रुक जा। उसकी आंखों में पानी आ गया। यह आवाज बिल्कुल असली थी। उसने लगभग मुड़ने ही वाला था, लेकिन उसने खुद को रोका। अब जंगल सिर्फ बाहर नहीं, उसके अंदर भी फैल रहा था। हर आवाज, हर परछाई, हर हवा का झोंका उसे लग रहा था कोई उसके साथ चल रहा है और उसे धीरे धीरे तोड़ रहा है। कुछ देर बाद राघव अचानक रुक गया, क्योंकि रास्ता खत्म हो चुका था। सामने सिर्फ पेड़ थे, घने, अंधेरे, बंद। नहीं, ये रास्ता यहाँ खत्म नहीं होता, उसने खुद से कहा। फिर एक ठंडी सांस उसके कान के पास महसूस हुई। अब तो मुड़ जा। राघव का शरीर कांप गया। अब वह दो चीजों के बीच फंसा था, मुड़कर देखना या अंधे में आगे बढ़ना। उसका दिल कह रहा था मुड़ जा, उसकी यादें कह रही थीं मत मुड़। राघव ने आंखें बंद की और आगे बढ़ गया, बिना देखे, बिना सोचे। अब आवाज बदल गई। अब वह गुस्से में थी। तो मुझे अनदेखा करेगा? पेड़ हिलने लगे, हवा तेज हो गई और अचानक सब शांत हो गया। राघव ने आंखें खोली। वह जंगल के बाहर था, सामने उसका गांव। वह धीरे धीरे घर की तरफ चला। दरवाजा खोला, अंदर अंधेरा था। उसने दिया जलाया और जैसे ही उसने आईने में देखा, उसकी सांस रुक गई। आईने में उसके पीछे कोई खड़ा था। राघव धीरे धीरे पलटा, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। फिर उसने दोबारा आईने में देखा। वह आकृति अब भी वही थी और इस बार वह मुस्कुरा रही थी और इस बार वह थोड़ा और पास आ चुकी थी। राघव का गला सूख गया। ये क्या है? अगर पीछे कोई नहीं है तो आईने में कौन दिख रहा है? उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत पीछे हटकर आईने से दूरी बना ली, लेकिन जैसे ही वह एक कदम पीछे गया, आईने में खड़ी आकृति एक कदम आगे बढ़ी। अब वह उसके ठीक पीछे खड़ी दिख रही थी। उसका चेहरा अभी भी धुंधला था, लेकिन उसकी मुस्कान साफ थी, धीमी, लंबी और बहुत ही असामान्य। राघव ने जल्दी से कमरे की लाइट जलाई। पूरा कमरा रोशनी से भर गया, लेकिन आईने में वही अंधेरा बना रहा, जैसे रोशनी उस तक पहुंच ही नहीं रही हो। उसने कांपते हाथों से आईना ढक दिया। सांसें तेज थीं, दिल धड़क रहा था। बस दिमाग का खेल है, जंगल का असर है, कुछ नहीं है यहाँ। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी पीछे से वही आवाज आई, अब भी नहीं देखेगा। राघव का शरीर सुन्न हो गया। यह आवाज अब उसके कान के पास से आ रही थी, बहुत करीब से। राघव धीरे धीरे मुड़ा। इस बार वह चीज सामने थी, कोई भ्रम नहीं, कोई आईना नहीं। वह आकृति कमरे के कोने में खड़ी थी, लंबी, काली, और उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। वह चेहरा राघव जैसा था। राघव पीछे हट गया। नहीं, ये मैं नहीं हूं। ये कैसे हो सकता है? तू कौन है? वह आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आवाज बिल्कुल राघव जैसी थी। मैं वही हूं जिससे तू भाग रहा था, जंगल में, और अब घर तक साथ आ गया हूं।
राघव का दिमाग सुन्न होने लगा। उसे अचानक सब समझ आने लगा। जंगल, वह आवाज, पीछे चलने वाले कदम, वह कभी अकेला था ही नहीं। आकृति उसके सामने आकर रुक गई। दोनों आमने सामने खड़े थे, एक असली, एक परछाई। रास्ता नहीं था, वो जगह थी जहां लोग खुद से मिलते हैं, और जो खुद से डर जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। राघव की आंखों में डर भर गया। तो मैं वापस आ गया हूं, है ना? आकृति मुस्कुराई, धीरे से सिर हिलाया। शरीर आ गया है, लेकिन तू नहीं। अचानक राघव को चक्कर आने लगा, कमरा घूमने लगा, दीवारें हिलने लगी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा उसका शरीर जमीन पर गिर चुका था और वह खुद खड़ा था। अब कमरे में दो राघव थे, एक जमीन पर पड़ा हुआ, एक खड़ा हुआ। आकृति धीरे धीरे उस पड़े हुए शरीर की तरफ बढ़ी और उसमें समा गई, जैसे धुआं किसी चीज में घुसता है। अगले ही पल वह शरीर उठ बैठा। वह राघव धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने अपनी गर्दन घुमाई, हाथ फैलाए और मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान अब इंसानी नहीं थी। दूसरी तरफ असल राघव खड़ा था, लेकिन अब वह कमजोर था, हल्का, जैसे उसका अस्तित्व ही खत्म हो रहा हो। उसने डरते हुए कहा, ये मेरा शरीर है, तू इसे नहीं ले सकता। मैं जिंदा हूं। वह नया राघव धीरे से हंसा। तू जंगल में ही रुक गया था, यहां जो आया है वो मैं हूं। असल राघव पीछे हटता गया, लेकिन अचानक उसे लगा कि वह हिल नहीं पा रहा। उसका शरीर हल्का होकर धुंध बनने लगा। वह चीखा, नहीं, मुझे वापस जाना है, मुझे बचाओ। लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। धीरे धीरे वह गायब होने लगा और आखिरी पल में उसने खुद को देखा, आईने के अंदर। अब आईने में राघव खड़ा था, लेकिन बाहर नहीं, अंदर। वह जोर जोर से कांच पर हाथ मार रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी। बाहर नया राघव शांत खड़ा था। उसने आईने की तरफ देखा और बहुत धीरे मुस्कुराया। कुछ रास्ते आपको घर तक ले आते हैं, लेकिन आपके अंदर कौन लौटता है ये कोई नहीं जानता।